के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। नमस्कार भाइयों, कैसा चल रहा है सब कुछ बताइए। क्या चल रहा है, क्या किया आज। सबसे पहले प्रेजेंट लगा दो, सबके सब यहाँ पे होने चाहिए उपस्थित। और मैं ये आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने पहली 2 क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर ली हैं और आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े बहुत हो चुके हैं, सो दैट अब जो मैं आपको चीज़ें आगे करवाऊँ वो आपको पूरी क्लियर हों। सबका बढ़िया चल रहा है, चलो बढ़िया यार। तो चलो आज मैं तुम लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं इस इन बातों के बाद अब मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से एक बार डिस्कस करूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। और सब लोग अपनी कॉपी लेके बैठ जाओ अच्छे से, क्योंकि ये पहला जो सेट होगा, पहला सेशन होगा, इसमें मैं बातचीत करूंगा और आप सिर्फ अच्छे से बैठ के सुनोगे। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आया और फिर हम उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट कल की क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स कर सकें और हमें एक ऐसा सीधी बात है मे बी एक ऐसा हमें पुश मिल जाए जिससे हम पूरे हफ्ते उसके क्वेश्चंस कर सकें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चालू करूँगा, हेडिंग डाल लो सब लोग। सबकी हेडिंग डल जानी चाहिए, नेशनल इनकम। और हम नेशनल इनकम के अंदर जो सबसे पहली चीज करने वाले हैं, क्योंकि हम बेसिक्स पूरे कर चुके हैं, why don't we consider depreciation just like a normal indirect expense like in class 11th? क्योंकि डेप्रिसिएशन की डेजी अपने हिसाब से अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर उसको लॉजिकली देखा जाए तो मैं डेप्रिसिएशन को कभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कह सकता। तो यहीं पे डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन में, तो वो एक तरीके से डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, यानी उसको आप इनडायरेक्ट नहीं बोलोगे। मतलब हाँ, हम उसे इनडायरेक्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि P&L में लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कोर लॉजिक पे आ गया हूँ। अब मैं वो बात कर रहा हूँ जो रियलिटी है, जो ग्राउंड पिक्चर है। तो यार डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है डेप्रिसिएशन के साथ, कि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। और ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ एक रूल है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस आएगा तो वो कैश एक्सपेंस ही आएगा। अब यार ट्रेडिंग अकाउंट में अगर सारे कैश एक्सपेंसेस आते हैं तो फिर मैं डेप्रिसिएशन को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने आप में एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने के बाद भी, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, मुझे डेप्रिसिएशन को P&L के अंदर लेना पड़ता है। बस इतना सा एक्सप्लेनेशन है इसका डीजी, अगर डेप्रिसिएशन का मैं आपको बताऊं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं। हर्ष कश्यप, नाउ इट्स लुकिंग कूल यार, नाउ इट्स लुकिंग कूल। चलो, तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो मैं बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता हूं और आपको आगे की चीज़ें बता सकता हूं। देखो यार, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे देखा जाए तो कोई अगर डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस देके भी डिनोट कर रहा है तो वो गलत नहीं है। मतलब बेसिक लेवल पे देखा जाए, इवन मैंने भी वो चीज़ बोली है तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन बिल्कुल इन डेप्थ जाके अगर मैं बात करूं, बिल्कुल कोर बात करूं, या कभी ऐसा हो समझ में ना आए, तो जो मैंने ये टेबल बनाया है और जो मैंने पूरा लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। बस पूछते जाओ, मैं बताते जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। सब लोग हेडिंग डाल लो, नेशनल इनकम। और हम सबसे पहला जो मेथड आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनकम मेथड। एंड बिलीव मी, तुम लोग उन कुछ बच्चों में से होगे जिनको इनकम मेथड को रटना नहीं पड़ेगा। तो इनकम मेथड की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड। देखो भाई,
ये चीज़ समझने से पहले कि भैया नेशनल इनकम क्या होती है और ये इनकम मेथड क्या होता है, आने वाले टाइम में और दो मेथड भी हैं, तो मैं आपको एक कड़ी समझाऊंगा आगे चल के, एक चेन समझाऊंगा जो आपको बाद में काम आएगी। अभी के लिए उसको मैं होल्ड पे डालता हूं, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो तुम उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। यही चीज़ है कि मुझे पहले तुम्हें क्या बताना है, बाद में तुम्हें क्या बताना है। तो ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं सोच रहा था अभी बता दूं, बट कोई फ़ायदा नहीं है अभी बताने का, क्योंकि तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे उसको। इनकम मेथड का मतलब क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ नेशनल इनकम, और मुझे निकालना आना चाहिए, ये लिखा हुआ है इनकम, सीधी सी बात है। इफ़ आई एम एबल टू कैलकुलेट द इनकम, सही है भैया, नेशनल इनकम निकाला जा सकता है। तो नेशनल इनकम का सबसे पहला मेथड ही होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बोलता है? वो बोलता है भाई, अगर किसी भी इकोनॉमी में, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, क्योंकि आगे चल के यही शब्द आपके बहुत काम आने वाले हैं। किसी की भी इनकम आउटपुट के बिना नहीं हो सकती है। इंसान का काम करना ज़रूरी है, इंसान को परफॉर्म करना ज़रूरी है, इंसान का आउटपुट देना ज़रूरी है, तभी इंसान कमाता है। और उसको बोला जाता है कि वो अपना आउटपुट दे रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं तो कंपनीज के लिए प्रोडक्शन उनका आउटपुट हो गया, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हो गया। तो मैं वो आउटपुट ही आपको सबसे पहले गिनाऊंगा कि कौन क्या क्या आउटपुट कर सकता है, इकोनॉमी में कौन कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस पर भोपाली लैंग्वेज। सबसे पहले आ जाते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे आउटपुट निकाल सकते हो। यानी अगर आपके पास लैंड है, एक ओपन प्रॉपर्टी है, बैरन लैंड है, पड़ा हुआ है आपके पास, अभी उसका कोई काम नहीं है, आप क्या कर सकते हो, उसको सरकार को दे दो या कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करने लगो तो आपको उस पर रॉयल्टी मिलने लगेगी। या फिर आपने बिल्डिंग खड़ी करके रखी है उस प्रॉपर्टी पे, उस लैंड पे, तो आपको बदले में मिलने लगेगा रेंट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए आज बहुत आसान होने वाला है आपके लिए करना। तो जो आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप उसके थ्रू आउटपुट निकाल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपने उसको लेट आउट कर दिया, किसी को दे दिया है, तो उस प्रॉपर्टी से या तो आपको रेंट मिलेगा या तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। मतलब क्या हुआ, मैं बड़े क्लियरली इसको समझा सकता हूं आपको। इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉपर्टी, आप बस उसको यूज़ कर लो ना। आप कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी और किराए पे दे दिया तो बदले में आपको रेंट मिलेगा। और अगर आपने उसको खोदा, मान लो गलती से एक दिन ऐसे लेके बैठे हुए थे कि गुलाब का पौधा लगा देते हैं, काफ़ी खाली खाली लग रहा है, आपने खोदना चालू किया, अंदर से सोना चांदी निकल आया। मैं बहुत गंदा डसने वाला था, बट ठीक है, अभी तो मैं बिल्कुल आई विल स्टिक टू द टॉपिक। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं कि इससे और खोदते हैं तो भैया और सोना चांदी निकलेगा। तो क्या हुआ, बदले में आपको उसकी रॉयल्टी मिलने लगी, जो भी उधर से नेचुरल मिनरल्स निकल रहे थे या जो भी निकाल रहे थे आप, बेसिकली सीधी बात है, इट्स ऑल अबाउट एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स ओनली। तो ये हो गया आपका लैंड। दूसरा हो गया आपका लेबर। लेबर मतलब हो गया, चलो भैया आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कोई ऐसे बहुत अच्छे घराने से नहीं है, और आप वो प्रॉपर्टी के थ्रू रेंट नहीं कमा सकते, रॉयल्टी नहीं कमा सकते। जरूरी है क्या हमारे पास प्रॉपर्टी हो? हमने अपनी प्रॉपर्टी पे घर बना लिया, हम नहीं दे सकते थे भैया उसको किसी और को कि रेंट कमाए या रॉयल्टी कमाए? हमारे पास रहने खाने की जगह नहीं बचती, तो हमने उस जगह पे जो प्रॉपर्टी थी वहां पे हमने भैया अपना घर बना लिया, हम रहने लगे और कहीं पे सर्विस करने लगे, जाके पैसा कमाने लगे। तो याद रखना, मैंने यहाँ पे लेबर इसलिए लिखा है, ये मैं लास्ट टाइम भी तुम्हें समझा चुका हूँ, ऐसे मैं थोड़ा बहुत डालता रहता हूँ तुम लोग के दिमाग में, सो दैट मैं जब कभी और पढ़ाऊँ तो इकट्ठा प्रेशर ना आए। तो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो लेबर क्या बोलता है कि पुराने ज़माने में जितने भी लोग होते थे, अगर वो किसी के अंडर जाके काम कर रहे हैं तो हर एक को लेबर कहा जाता था। आजकल हम बात करते हैं जो बेसिकली फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जो डेली बेसिस पे ज़्यादा काम करते हैं, उनको हम लेबर बोलते हैं। हम बाकी सबको तो ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। पुराने ज़माने में सबको ही लेबर बोला जाता था, चाहे आप बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कहीं पे रोज़गार ढूंढ रहे हो डेली वेजेस के बेसिस पे। तो लेबर, अगर आप लेबर हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं बोलना चाहूँगा, कुछ भी कर रहे हो, आपको दिया जाएगा कॉम्पनसेशन, जो भी आप काम कर रहे हो, और वो कहलाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है एक तरीके से रीइंबर्समेंट, एक तरीके से आपको पैसा देना, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बदले में, उसको नाम दे दिया जाता है कॉम्पनसेशन। तो पूरा नाम हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब चाहे आप लेबर हो, चाहे आप अच्छे एम्प्लॉय हो, सबको ये एम्प्लॉयज़ बोल दिया उन्होंने। तो दिस इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर लेबर के बाद आगे बढ़ते हैं
कैपिटल। और इसी में लास्ट आता है आपको याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से कैपिटल के बारे में सिखाया था। जितने लोग यहां पे देख रहे हैं, और मैं कैपिटल में आपको बोलता था, कैपिटल में वैसे तो आता है आपका डेट प्लस आपका इक्विटी दोनों। कैपिटल का मतलब होता है आपने जो लोन लेके पैसा लगाया है और जो इक्विटी करके पैसा लगाया है। अभी लिखना नहीं है, इसको लिखना मत, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं, पहले समझाने के पर्पज से समझ लो। कैपिटल का मतलब होता है वो पूरा पैसा जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप दिया हुआ है, तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हो गया, जो एंटरप्रेन्योरशिप है इक्विटी वहां पे चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक अपने आप में अलग ब्रांच बना रहा हूं इसके अंदर। तो जो कैपिटल है उसके अंदर जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा डेट, क्योंकि इक्विटी चला गया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। क्यों चला गया? क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच हो जाती है जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। कैपिटल का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यही रह जाता है कि कैपिटल में क्या हो सकता है। तो कैपिटल में सिर्फ डेट क्यों बचता है? क्योंकि अगेन कैपिटल के जस्ट बगल में देखो तो भैया ये बैठा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इक्विटी होती है, क्योंकि जो ओनर पैसा लगाता है उसको इक्विटी नाम दिया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है खुद का बिजनेस इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। सो कैपिटल के अंदर डेट आया, तो डेट अगर आपने दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है, तो बदले में अगर कैपिटल के थ्रू कोई इनकम हो सकती है तो वो कहलाती है इंटरेस्ट। और इक्विटी, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो उसके बदले कोई इनकम हो सकती है तो वो हो सकती है प्रॉफिट। कृपया करके इसको उतार लें। चलो भाई, तो सबसे पहले हमने जो किया इसके अंदर नंबर 1 था, वो था लैंड, यानी सीधी सीधी बात कर रहे थे जो हम, वो बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की। सब लोग लिखना चालू करो और चैट सेक्शन को खाली छोड़ दो फॉर गॉड सेक। और इसके बाद भी अगर डाउट रहेगा तो मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको मैं जब बीच में ब्रेक लूंगा और जो 1-2 चीजें बता चुका हूं, बिकॉज मैं दो पार्ट में बताऊंगा, पहले लैंड लेबर बताऊंगा फिर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप बताऊंगा, तो उसके बाद अगर आपको डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल पूछिएगा। तो मैं प्रॉपर्टी की सबसे पहले बात कर लेता हूं, जिसमें आता है लैंड। नाउ लैंड से आपको 2 तरह की इनकम होती है। ए, अगर आपने किराए पे दे रखा है उसे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो आपको रेंट मिलेगा, या फिर बी, आपको रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी मतलब वही, मैं पूरी चीज़ कितनी बार रिपीट करूं, लेकिन फिर भी एक बार बोल देता हूं। अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, एक ऐसे जंगल एरिया में आपके पास आपकी प्रॉपर्टी थी कि आपने जब उसको खोदना चालू किया तो बदले में पता नहीं क्या क्या शानदार शानदार चीज़ें निकल के आने लगी, बहुत शानदार शानदार मिनरल्स निकल के आने लगे। तो जब धरती को खोद के आप मिनरल्स निकालते हो तो आपको रॉयल्टी मिलती है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द लैंड, जस्ट अबाउट द प्रॉपर्टी, द इनकम दैट यू कैन जनरेट इज आइदर रेंट और द रॉयल्टी। इन 2 इनकम्स के अलावा कुछ नहीं होगा। नाउ इफ यू आर अ लेबर, आप वर्कर हो, या तीसरा शब्दावली अगर बोला जाए आप एम्प्लॉई हो, तो आपको इसके बदले में जो मिलता है वो बेसिकली कहलाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब काफी लोग मुझसे पूछ रहे होंगे, यार ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, हाउ इट मेक सेंस। तो यार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है आपको 3 प्रकार से मिल सकता है। आप अपने मम्मी को या आप अपने पापा को, या घर में परिवार में कोई भी अगर ऐसा है भाई बहन जो जॉब कर रहे हो, उनको इमेजिन करिएगा एक बार। तो वो घर में जो पैसा लेके आते हैं या जिस तरह से वो कमाते हैं, जिस तरह से वो अर्न करते हैं, तो वो पहला हो जाएगा, या तो उन्हें सैलरी मिलती है, ऑब्वियसली मैं चाहूँगा सैलरी मिले, या वेजेस मिलती है इन कैश, उन्हें पैसा कैश में मिलता है, और कैश मतलब अकाउंट में सैलरी आती है जिसको खर्च किया जा सकता है। दूसरा होता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। अब काइंड का उदाहरण, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं जिनके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे मेरे पापा हैं, तो मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। काइंड में कैसे सैलरी और वेजेस मिलती है। दिवाली का टाइम होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से अंकल लोग आते हैं और बढ़िया डब्बे में गिफ्ट देके जाते हैं,
कहीं प्रेशर कुकर निकल रहा है, तो कहीं पे वो रोटी रखने वाला, चपाती रखने वाला बेसिकली डब्बा निकल रहा है, और काजू बादाम निकल रहे हैं। मैं इतने एक्साइटमेंट से डब्बा खोलता हूँ कि भाई कुछ औसम ही निकलेगा, खोला तो भैया काजू बादाम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे घर वालों ने जो कमाया वो कैश में नहीं कमाया, यहाँ पे काइंड में कमाया। बैंक वाले हैं, उनकी ट्रिप लगा दी, जाओ घूम के आ जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या मिला? काइंड में मिला, ये आपको सर्विस मिली एक तरीके से कंपनी की तरफ से। यानी दे आर नॉट पेइंग यू इन कैश, इंस्टेड दे आर गिविंग यू सम फैसिलिटी और समथिंग। जैसे काफ़ी लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके घर में फ़ोन के बिल नहीं आते हैं क्योंकि वो सरकार भर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है। और कई बार इंटरनेट घर में फ्री ऑफ कॉस्ट BSNL का लगा है, उससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चलता वो है नहीं BSNL, समझ जाओ। तो वो सब जहाँ पे कैश हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास कोई सर्विस आ रही है या कोई आपको प्रोडक्ट मिल गया या कुछ भी, तो वो सैलरी एंड वेजेस एंड काइंड कहलाता है। नाउ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आपको सैलरी एंड वेजेस जो हैं वो पूरी नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सरकार का रूल है कि मान लो अगर आपकी सैलरी 70,000 रुपीज़ बनती है, तो सरकार बोलेगी ये जो 70,000 रुपये आपकी सैलरी डिसाइड हुई है कंपनी के साथ, आप कंपनी के पास गए, आपने कंपनी से डील किया, कंपनी ने बोला ठीक है 70,000 महीने का पर मंथ का आपका पैकेज बना रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70,000 पूरा आपके जेब में आ जाएगा या आपके अकाउंट में आ जाएगा। सोन पापड़ी वालों से तो मुझे हद नफरत है, जो घर में देके जाते हैं ना सोन पापड़ी, ऐसा लगता है बस क्या ही बताऊं मैं, क्या ही कर लूं उनके साथ। तो 70,000 पर मंथ आपकी सैलरी डिसाइड हुई, आपने अपने बॉस से डिसाइड कर लिया कि भैया आपको 70,000 मिलेंगे। लेकिन जब आपके बैंक खाते में आया तो आपने देखा आपके बैंक खाते में सिर्फ 67,000 पर मंथ के हिसाब से पैसा क्रेडिट हुआ है, आपके खाते में पैसा आया। आप चिंता में पड़ गए, आप दुविधा में पड़ गए, आपने सोचा ये क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ 67,000 रुपीज़ कैसे आया। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि याद रखना, यही भारत सरकार का उसूल है कि 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके काट लिए जाते हैं। पैसा आपका ही है ये जो काटा गया है, लेकिन ये सरकार का कहना है कि आपके अंदर सेविंग हैबिट होनी चाहिए, तो यह आपका 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सेव कर दिया जाता है। वो होता है प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना। ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा अपनी तरफ से डाल रही है और आपकी तरफ से भी थोड़ा जाके, मतलब वो मिक्स मैच होके, सीधी बात है। उनका कहना है 70,000 में से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सेविंग में जाना चाहिए, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, या मे बी अगर आप 3-4 साल बाद खुद निकालना चाहते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आप जॉब में हो आपको इतना पैसा ये कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये सेविंग्स में चला गया। तो मेरा आपसे ये कहना है, जब मैं यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश देख रहा था, अगर आप बहुत अच्छे से देखें यहाँ पे, तो सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश, आपके हाथ में जो पैसा आया वो तो 67,000 आया, लेकिन आप तो जानते हो कि आप कमाते कितना हो, 70,000 रुपीज़। तो बाकी 3,000 कहाँ चला गया? आपकी सेविंग में। और वो सेविंग को जिस नाम से जाना जाता है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये मेनली है। तो चलो ध्यान दो यार, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उनको कंपनसेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिले। बट कई बार बोलते हैं ना कि हम कुछ कामों को कभी भी तोल नहीं सकते हैं पैसे में, बिकॉज एक इंसान सालों दे देता है, अपने लाइफ के सालों लगा देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है, और लिटरली दैट इज द ओनली रीजन मे बी कंपनी चाहती है कि हम उसे किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करें। और वही तरीका है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर जो बताया गया। होगा क्या, आपको कंपनी सैलरी एंड वेजेस तो देगी ही देगी। पॉइंट नंबर 1 पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, सैलरी एंड वेजेस कंपनी जब आपको देगी तो वो कुछ पैसा डिडक्ट करके देगी। जैसे आपने जब कंपनी से पैकेज उठाया था तो बात हुई थी 70,000 रुपीज़ की। आप बहुत खुश थे कि आपकी जेब में 70,000 रुपीज़ आएगा। आपको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो यार एक अच्छा पैकेज मिल गया है, मैंने एक अच्छा पैकेज उठा लिया है 70,000 का। ये था पर मंथ का सिचुएशन। लेकिन जब महीना एंड हुआ और आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो पता चला, पासबुक में तो लिखा हुआ था कि आपके पास सिर्फ 67,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पहुंचे। आप परेशान हो गए, आपको पता ही नहीं कि वो 3,000 रुपए कहां चले गए। आप भागे भागे ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, ऑर्गेनाइजेशन से पूछा
कि यार अपनी बात जब 70 की हुई थी, वाई द हेल आई एम गेटिंग जस्ट 67,000 रुपीज। तो कंपनी ने आपको समझाया भैया आपका पैसा 70,000 ही है, लेकिन 67,000 रुपीज आपके हाथ में आया है, मतलब बोला जाएगा आपको कैश मिलेगा, और बाकी 3,000 रुपए जो है वो आपके पीएफ में डाल दिया गया है, प्रोविडेंट फंड में डाल दिया गया है। मैंने पूछा ये पीएफ क्या होता है, तो कंपनी ने समझाया पीएफ का मतलब कुछ नहीं है, आपका ये पैसा सरकार की स्कीम के अकॉर्डिंग सेव करना मैंडेटरी है। मतलब आपका एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुला हुआ है, उसमें ये 3,000 रुपए जाके जमा हो गए हैं, आप 1-2 साल बाद जाके कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन अधिकतर लोग जो निकालते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही निकालते हैं। तो आपको सांस में सांस आई, चैन में चैन आया, क्योंकि आपको लगा चलो भैया पैसा पूरा है, बस ये 3,000 सेविंग के लिए जा रहा है। तो यहां तक समझ में आया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मुझे पूछना जरूरी है भाई, अगर आपको आ गया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर है या नहीं? लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय जिनको आप बोलते हो उनको कॉम्पनसेशन किस 3 तरीके से मिलती है, क्या क्लियर है? अगर मुझे यहां से यस का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मोहम्मद सैम को भी आ गया है, फेरू भाई ने भी बोल दिया है। तो यार मेरे भाइयों, मैं आगे यही तो समझा रहा था तुम्हें, सैलरी एंड वेजेस इन कैश जो उसके हाथ में आया वो 67,000 है। काइंड में उसके पास सोन पापड़ी आई, तो काइंड तो अभी छोड़ दो, अभी उसकी अपन डिस्कशन ही नहीं कर रहे। और जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम था वो 3,000 रुपये चला गया। तो यानी जब मुझे कॉम्पनसेशन पूरा निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा कॉम्पनसेशन पे, जब मुझे ये पैसा पूरा निकालना होगा तो मुझे सैलरीज एंड वेजेस इन कैश जो है उसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी करना पड़ेगा, तभी मेरे पास नेट अमाउंट आएगा कि उसकी जेब में वो पैसा कितना जा रहा है इनकम के फॉर्म में। ठीक है, मैं इसको एक बार और क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बैठ के रटो मेरे स्टूडेंट होके। तो एक लास्ट चीज और मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेके। चलो भाई, एक बंदे का पैकेज है 50,000 रुपीज का, कंपनी ने उसको ये सैलरी देने का प्रॉमिस किया है। नाउ क्या होता है, जो सैलरी डिक्लेयर होती है उसके अंदर भी थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस निकल के आने लगे, कंपनी ने इसको फर्दर बाइफर्गेट करना चालू किया। उन्होंने बताना चालू किया कि इसको कैसे एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज कंपनी ने बोली, भैया देखो यार, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो तो तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे, वो तो मुझे भी फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक आई एम द बॉस और मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैं उसको समझा रहा हूं, ठीक है भैया, मेरे अंडर जो काम करता है, आई एम द एम्प्लॉयर। जो जॉब पे रखता है बंदा, वो बंदा कहलाता है एम्प्लॉयर, वो बंदा कहलाता है बॉस, और जो काम करता है, जो जॉब करता है, उसको नाम दिया जाता है एम्प्लॉई। नाउ यहां पे होगा क्या, गिनाया जाएगा सैलरी के बारे में। कैसे गिनाया जाएगा उसको मैं समझाऊंगा। देख भाई, 48,000 तो तेरी सैलरी बनती है। मैं समझा रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को, जो मेरा स्टाफ है ना, स्टाफ मेंबर, उसको समझा रहा हूँ। 48,000 तो तुम्हें बैंक अकाउंट में मिलेंगे ट्रांसफर होके। मैं बड़ा खुश हो गया, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी हुआ, क्योंकि ये 50,000 की सैलरी की बात कर रहा है और दे रहा मुझे 48,000 ही है। फिर उसने मुझे आगे गिनाया कि भैया प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाना पड़ता है, पीएफ में, जिसको हम ब्रॉड कॉन्फ़िगरेशन में बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। पीएफ में लगाना है पैसा, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा। तो तुम्हारी तरफ से मैंने बोला बीइंग अ बॉस कि 1,000 रुपए तुम्हें भी देने पड़ेंगे उस कंट्रीब्यूशन में, तुम्हारी तरफ से 1,000 रुपए कटेगा, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी 1,000 रुपए कटेगा। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो पीएफ है उसमें टोटल 2,000 रुपए जा रहे हैं। अब यार वो जो बेचारा बैठा हुआ था ना एम्प्लॉय, बेचारा डरा सहमा सा कि पता नहीं क्या क्या टेक्निकलिटी बता रहे हैं मुझे, उसने मेरे से पूछा, सर ये तो 1,000 रुपए मेरी तरफ से क्यों दे रहे हो, मेरे को नहीं देना। तो ऑर्गेनाइजेशन ने समझाया, मतलब मैंने, बॉस ने समझाया कि भैया तुम्हारे कहने पे नहीं चलेगा, ये सरकार का रेगुलेशन है, सरकार का नॉर्म है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। यानी तुम्हारी तरफ से भी 1,000 रुपए जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी 1,000 रुपए जाएगा, यानी टोटल पीएफ में जो जाएगा वो जाएगा 2,000 रुपए। अब आप मेरे से पूछोगे कि जब हम एम्प्लॉयर ही लेते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ही लेते हैं, तो फिर मैं ये वाला पीएफ भी काउंट क्यों करूंगा? तो वो भी मेरी बात सुन लो मेरे भाइयों। एक तरीके से देखा जाए तो इस बंदे का खुद का पैसा बनता है 49,000,
ये इस बंदे का सेल्फ मेड कंट्रीब्यूशन है, इस बंदे का सेल्फ मेड पैसा है। इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होगी मेरे ख्याल से कि 48,000 उसके बैंक में जा रहा है और उसी का कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से, एम्प्लॉई जो बेचारा है जो जॉब कर रहा है उसकी तरफ से जा रहा है 1,000 रुपये, मतलब उस बंदे का टोटलिटी में बन रहा है 49,000 रुपीज़। और जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है वो 1,000 रुपये दे रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो इनडायरेक्टली भैया नेट जो है, एक बंदे ने पैसा कितना कमाया मुझे तो ये काउंट करना है, तो निकल के आया बंदे ने जो टोटलिटी में पैसा कमाया है वो 50,000 रुपये है। तो भैया अपन ने क्या सीखा, जो आपके पास प्रॉपर्टी है उससे जो पैसा आप कमाते हैं वो तो या तो रेंट होगा या तो रॉयल्टी होगा। क्या ये चीज क्लियर है? सेकंड, अगर आप एक लेबर हैं या वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर पैसा कमाएंगे। मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे सबका ध्यान चाहिए यहां पे, सारे के सारे। तो जब मैं लेबर जैसे, वर्कर जैसे और एम्प्लॉय जैसे पैसा कमाऊंगा तो मैं ये तो जानता हूं कि मुझे सैलरी मिलेगी, और मैं उस चीज़ को लेके बड़ा खुश भी हूं, ऐसा नहीं है, मुझे सैलरी को लेके बहुत खुशी है। तो मुझे पहली चीज़ तो भाई सैलरी एंड वेजेस मिलेगी, और वो भी कैश में, तो ये चीज़ से मैं बड़ा खुश हूं। प्लस मुझे सैलरी एंड वेजेस में भी हो सकता है काइंड में मिल जाए। काइंड का मतलब कोई मिठाई का डब्बा दे जाए, कोई काजू बादाम का डब्बा दे जाए, तो कोई प्रेशर कुकर ही दे जाए। और फाइनली प्लस दिक्कत ये हो जाती है कि जो सैलरी और वेजेस मुझे कैश में मिली है वो मुझे पूरी सैलरी नहीं मिलती है, मेरी कुछ पैसा कट के मिलती है। अगर मेरी सैलरी 80,000 रुपीज़ है, मान लेता हूँ मेरी नेट सैलरी 80,000 रुपीज़ है, अगर मैं पूरी की पूरी सैलरी देखूँ 80,000 रुपीज़ अगर मैं कमाता हूँ तो मेरे खाते में सिर्फ 77,000 रुपीज़ आए कैश में, यानी मेरे बैंक खाते में सिर्फ 77,000 आए। तो भाई मेरे बाकी के 3,000 रुपये कहाँ गए? तो बाकी के 3,000 रुपये मेरे सेव होने चले जाते हैं भारत सरकार के पास, जिसको नाम दिया जाता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और वो पैसा है 3,000 रुपये, जो कि भारत सरकार के पास जा चुका है 3,000 रुपये सेव होने के लिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि आपको साथ साथ में सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पैसा जा चुका है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इनकम एक बंदे ने नेट कितनी कमाई, तो आप बोलोगे 77,000 कैश आया, 3,000 उसका भारत सरकार के पास जाके सेव हो चुका है, तो टोटलिटी में जो उसने पैसा कमाया वो 80,000 रुपये है। तो जब भी आपसे कोई बोलेगा कि यार मुझे निकाल के बताओ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, तो अपन जो निकालेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो दोनों को प्लस करके निकालेंगे 3,000 और 77,000 को, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का आपका फाइनल फिगर आएगा 80,000 रुपीज़ का। क्या सबको क्लियर है? चलो, तो मैं आज तुम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा फिर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग में आलतू फालतू ये ख्याल आए और तुम कंफ्यूज हो जाओ। आज हमने दो चीज़ें की, हमने प्रॉपर्टी यानी हमारा जो लैंड होता है उससे हमने रेंट निकाला और रॉयल्टी निकाला, और जो हमारा लेबर होता है उससे हमने एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ये तीनों चीज़ें निकाल ली। नाउ अब हमारी दो चीज़ें और बचती हैं, जो कि है कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो आगे के दो बचे हुए हैं हमारे, लैंड लेबर हो गया, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप बचा हुआ है। तो इसको मैं एक लास्ट आपको बहुत अच्छी चीज़ बता के जाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं स्ट्रीम एंड करता हूँ। इफ़ यू हैव टू जज बिटवीन अ गुड टीचर एंड अ बैड टीचर, और इफ़ यू हैव टू जज बिटवीन अ टीचर दैट इज़ वर्किंग हार्ड फॉर यू एंड जो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, यू कैन ईजिली डू इट बाय नोइंग कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराता है या इलस्ट्रेशन कराता है। बिकॉज इन माई लाइफ आई हैव बीन इनटू टीचिंग ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, 18 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरा पैशन रहा है, मैंने अपने 12th के दोस्तों को भी पढ़ाया है। इट हैज़ बीन 12 ईयर्स एंड मैंने कभी भी इलस्ट्रेशंस नहीं करवाए अपने बच्चों को, बिकॉज अगेन वो मुझे इन्फीरियर सोचने लगेंगे, इन्फीरियर फील करने लगेंगे मेरे बारे में कि इनको खुद को आता नहीं है तो इलस्ट्रेशन दे देते हैं, इनके लिए आसान हो जाता है। आई नेवर मेक माई जर्नी ईजी। आई ट्राई टू मेक इट कि तुम लोगों को मेरे अंडर मेरे लिए कॉन्फिडेंस हो। तो चलो, कभी भी इलस्ट्रेशंस मत करो,
वो तुम्हारे अकाउंट्स के कंसेप्ट्स को हिला देता है, वो तुम्हारे अकाउंट्स के बेस को हिला देता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज हैविंग द सोल्यूशन इन हैंड. सो अगर कोई ऐसा टीचर करवा रहा है, मैं आपसे यही बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ डोंट डू इट. ऑलवेज सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. और कोई भी अगर इसके अदरवाइज बोलता है, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत गलत राह पे हो. तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बाबा जी की तरफ से धन्यवाद. खर्चे करते भाइयों पे, रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के. अरे ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे. जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो. भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो.